so I'm having model. This is the another file, so I'll just quickly create the relationships. Okay, so this is our model, and yesterday what we saw is mute करना है उसका वॉल्यूम. स्पीकरचा आवाज येतो. ठीक है. सो yesterday what we saw is कस्टमर कॉलम, कस्टमर टेबल नहीं, कौन सा टेबल क्रिएट किया था अपन ने, कौन से टेबल में, ईयर का एक कॉलम क्रिएट किया था, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया था, एंड देन we create some measures also. Two measures we created, right, basically. So what is the difference between calculated columns and measures? So columns actually occupied the space in your data model, but measures does not occupy any space. It is just a formula. Okay. Another difference is calculated columns gives you a visible result. आप टेबल के अंदर जो कॉलम क्रिएट होता है उसको आप देख सकते हो, रिजल्ट को चेक कर सकते हो. बट in case of measures, unless and until you use these measures in visualization, तब तक आपको उसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा. ठीक है, कि what your logic, what your calculations gives you result, unless and until आप उसको किसी भी विजुअलाइजेशन में जब तक यूज़ नहीं करोगे कैनवास के ऊपर, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि दिस इज राइट और रॉन्ग. ओके, so this is the most important difference between calculated column and measure. Okay, and again another one difference is see कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो टेबल के अंदर एक कॉलम क्रिएट हुआ है, करेक्ट. सो इन ऑर्डर टू आप जब डेटा को लोड करते हो तो जब तक वो टेबल लोड नहीं होगा तब तक आपको उसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा उस कैलकुलेटेड कॉलम का. ओके, बट मेजर का कैसा है, मेजर ने आपने जो फंक्शंस यूज किए, जो एक्सप्रेशन यूज किए उस लॉजिक के अंदर, जो फॉर्मूले में आपने लिखे हुए हैं, वो रियल टाइम काम करते हैं. ओके, जब आप उसको ड्रैग करोगे एट दैट मोमेंट वो कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट दे देगा. ठीक है. सो कैलकुलेशन जो है मेजर्स के वे में रियल टाइम में होता है. वो जब आप उनको यूज़ करोगे तब वो रियल टाइम कैलकुलेट होके आपको रिजल्ट देंगे. ओके, बट कॉलम का वैसे नहीं है. कॉलम्स को क्या होना पड़ेगा, टेबल के अंदर लेट्स से आपने हमने जैसे सेल का या रेवेन्यू का कॉलम क्रिएट किया, राइट. तो हर एक उसको क्या करना पड़ा, प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम एंड क्वांटिटी के कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, एंड हर एक रो के लिए उसको एक वैल्यू निकालनी पड़ी, करेक्ट. तो उसको ये जो जब हर टाइम जब भी वो टेबल लोड होगा तो उसको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करेक्ट. जब भी आपका टेबल, आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होगा तब उसको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. बट आप जब आपने मेजर क्रिएट किया, जब तक आप उस मेजर को यूज नहीं करोगे विजुअलाइजेशन के अंदर तब तक वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा. अंडरस्टैंड हो रहा है, राइट. सो दिस इज also one difference in calculated columns and measures. So yesterday what we saw is we created mostly two calculated column
फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम जो हमने रिलेटेड फंक्शन यूज करके हमारा जो सेल्स फैक्ट का टेबल था उसमें क्रिएट किया था, करेक्ट। एंड देन वी क्रिएट अनदर कॉलम रेवेन्यू, जो क्या था बेसिकली मल्टीप्लिकेशन था प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी का कॉलम, सॉरी सेल्स क्वांटिटी का कॉलम. So I'm not having over here that column. Let me add. Okay. So instead of creating सेल्स फैक्ट के अंदर प्रोडक्ट की जो प्राइस का कॉलम यहाँ पे लेके आना है, एक नया कॉलम क्रिएट करना, इससे अच्छा मैं मेजर ही क्रिएट करूँगा, ओनली वन मेजर दैट सेटिस्फाइड माई ऑल द नीड्स. ऑल द नीड्स मतलब मुझे एंड ऑफ द डे क्या कैलकुलेट करना है, आई वॉन्टेड टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू. ओके, इट डजेंट मैटर कि टोटल रेवेन्यू मुझे यहाँ पे सेल के हर एक सेल में आना चाहिए, इट डजेंट मैटर बिकॉज एनी वे मेजर क्या होता है, मेजर गिव्स यू सिंगल वैल्यू एंड इफ आई यूज दोज मेजर अगेंस्ट एनी एट्रीब्यूट इट डिस्ट्रीब्यूट दैट वैल्यू. ओके, सो मुझे अगर टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दोज टू कॉलम्स आई एम यूजिंग इटरेटर फंक्शन. सो डैक्स में नेक्स्ट पार्ट आता है इटरेटर फंक्शन. इटरेटर मतलब क्या होता है, इट इटरेट सेल वाइज या रो वाइज, इटरेटेड रो वाइज. इसका मतलब जैसे हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शंस है, सम, मिक्स, मिन, मैक्स वगैरह, राइट. सो एवरी एग्रीगेशन फंक्शंस देर इज अ इटरेटर फंक्शन. जैसे सम फंक्शन है, इफ आई वांटेड टू यूज इटरेटर ऑफ सम फंक्शन देन इट इज अ सम एक्स. ओके, so in Power BI DAX, whatever functions ends with the x, जैसे sum x, min x, max x, average x, those are the iterator functions. इनका काम क्या होता है, iterator functions क्या करते हैं, हर एक रो वाइज आपका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इटरेट करते हैं. एंड जैसे हमारे केस में हमें प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी या सेल्स की ऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था. तो मैं इटरेटर फंक्शंस में वो कैलकुलेशन मेंशन कर दूंगा कि आई वांटेड टू मल्टीप्लाई दिस टू कॉलम एंड इफ आई रैप दिस कैलकुलेशंस इनसाइड सम एक्स और सम फंक्शन, तो जब तक आपके टेबल के सारे रो वो इटरेट करेगा, हर एक रो में जाएगा, वो कैलकुलेशन करेगा, उसकी मेमोरी में वो रिजल्ट रखेगा स्टोर. वो डिस्प्ले नहीं करेगा, उसकी मेमोरी में रखेगा कि दिस पर्टिकुलर रो का आंसर क्या आया, अगेन नेक्स्ट रो का आंसर क्या आया, ऐसे वो उसकी मेमोरी में रो ऐसे टेबल वाइज स्टोर करके रखेगा. एंड जब सारे रोज खत्म हो जाएंगे देन एंड ऑफ द कैलकुलेशंस वो चेक करेगा कि आपने जो कैलकुलेशन है वो किस इटरेटर फंक्शन में रैप किया हुआ है, सम एक्स में किया है, मिन एक्स में किया है, मैक्स एक्स में किया है. तो अकॉर्डिंगली वो उसका एग्रीगेट कर देगा. आपने अगर सम एक्स यूज किया है वो, तो सारा जो उसकी मेमोरी में उसने हर एक रो का वैल्यू स्टोर करके रखा है उसका वो क्या करेगा, सम करेगा. सो इन शॉर्ट यस्टरडे हमने जो प्रोडक्ट की प्राइस का कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया था एंड देन वी क्रिएटेड अ रेवेन्यू which is nothing but a product price column and order quantity के column का multiplication था. So instead of creating those two columns over here, simply I can create only one measure that gives me that particular value. Okay, so let's create this. So in the sales fact table, let's say मैं यहाँ पे एक measure create कर रहा हूँ and I'm using this time a iterator function. So I'll say simply new measure. Okay, new measure को मैं नाम दे रहा हूँ let's say my revenue. आप कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं. अभी दिस पर्टिकुलर मॉडल में रेवेन्यू नहीं है यहाँ पे बिकॉज येस्टरडे आई एम यूजिंग अनदर फाइल. तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू का मेजर क्रिएट करना चाहता हूँ यूजिंग इटरेटर फंक्शन. सो आई एम सिंपली से सम एक्स, दिस इज माय इटरेटर फंक्शन सम एक्स. इंटेलिजेंस आपको बताता है दिस इज द फंक्शन सम एक्स. आई जस्ट क्लिक ऑन दिस. इटरेटर फंक्शंस टू पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है कि फर्स्ट वन इज द टेबल, कौन से टेबल में आपको वो कैलकुलेशन करना है, एंड द सेकंड वन इज द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मीन्स एनीथिंग, आप कोई भी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर जो भी आपका कैलकुलेशन रहेगा वो. सो टेबल में चूज करता हूँ सेल्स फैक्ट बिकॉज माई ऑर्डर क्वांटिटी इज इन द सेल्स फैक्ट टेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम चाहिए बिकॉज ऑर्डर क्वांटिटी वी हैव, बट प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम यहाँ पे नहीं है इस सेल्स फैक्ट टेबल में. वो कहाँ पे है, प्रोडक्ट डायमेंशन में है, करेक्ट.
सो हमने yesterday रिलेटेड फंक्शन यूज किया था in order to grab those column into the sales fact table. So why can't I use related function directly over here? मैं separately column बनाने से अच्छा I'll simply say कि related, I'll say related what? Product price, प्रोडक्ट के डायमेंशन से प्रोडक्ट के प्राइस का कॉलम में यहाँ पे लेके आऊँगा. दिस गिव्स मी प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम. आई विल से मल्टीप्लाई दिस कॉलम विथ माय ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स फैक्ट के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी. सी दिस इज माय सेल्स फैक्ट इज माय टेबल एंड दिस इज माय एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिखा? रिलेटेड प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल से प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम मल्टीप्लाई बाय सेल्स फैक्ट टेबल से ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम. दैट इज माय एक्सप्रेशन. आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है पावर भी है क्या करेगा? प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल में जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस जो है हर एक प्रोडक्ट की के लिए उसको वो मैप करेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी क्रिएटेड अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट की फ्रॉम द सेल्स फैक्ट टेबल एंड द प्रोडक्ट की फ्रॉम द डायमेंशन टेबल. तो बेस अपॉन आवर रिलेशनशिप वो क्या करेगा? हर एक प्रोडक्ट की के लिए, जैसे प्रोडक्ट की नंबर 352 है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल में? लेट्स से 10 है, तो वो 10 वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेगा फॉर दिस प्रोडक्ट की, एंड अकॉर्डिंगली उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 1. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड रिजल्ट मिलेगा मुझे 10. तो वो 10 रिजल्ट वो उसकी मेमोरी में स्टोर करके रखेगा हर एक रो के लिए. ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लीकेशन बाय ऑर्डर क्वांटिटी, इस पर्टिकुलर टेबल में आपने कौन सा टेबल दिया है? सेल्स फैक्ट टेबल. तो सेल्स फैक्ट टेबल्स में जितने रोज है, वट एवर रोज, अभी मेरे पास कुछ 1000 टू कुछ 85,000 रोज है, तो हर एक रो के लिए वो कैलकुलेशन करेगा एंड उसकी जो रिजल्ट है वो उसकी मेमोरी में स्टोर करेगा. ठीक है. इफ आई हिट एंटर, लेट्स सी व्हाट गिव्स यू. हमारे पास एक रेवेन्यू का एक कॉलम क्रिएट हुआ, सॉरी मेजर क्रिएट हुआ. इफ आई ड्रैग दिस मेजर्स इन द स्क्रीन, कैनवास के ऊपर हमने ड्रैग किया, यू कैन एबल टू सी it gives me this 34.10 million. Yesterday I think it gives you some 24 something कुछ दिया था, right? Because I think we have some more data over here. कुछ 2018 का डेटा भी हमने ऐड किया हुआ है यहाँ. सेल्स फैक्ट टेबल. सी हमारे पास 2018 का भी डेटा है, because we added data for the 2018 also. That's why the values are not matching, but this gives you a result. So now instead of creating those two columns, you create only one major using iterator functions. So इससे benefit क्या हुआ? दो कॉलम क्रिएट नहीं हुए, आपकी जो मॉडल है उसकी साइज इंक्रीज नहीं हुई. यू जस्ट क्रिएटेड अ वन मेजर्स दैट बूस्ट योर रिपोर्ट परफॉर्मेंस. Okay, so whenever you require or you need any calculations, at the times you always choose measures. But if any in case you want a column to use in a visualization, आपको एक column चाहिए जो आपको analysis purpose visualization में use करना है, then in that case you can create a calculated column. Okay, because sometimes ये जो filters है ना, हमारे पास यहाँ पे filters होते हैं. we are going to see what is this filters, but mostly on the visual level calculations और page level calculations वो major पे काम नहीं करेगा, आपको वहाँ पे columns put करना पड़ेगा to apply the filters. So उस केस में कोई flag create करना है आपको, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हो, जैसे कोई कैटेगरीज है, लेट्स से मेरे पास हाई मीडियम लो की कैटेगरी का एक कैलकुलेटेड कॉलम है, एंड मैंने एक फ्लैग क्रिएट किया कि अगर जो मेरी कैटेगरी है वो अगर हाई है तो मुझे 1 दे दो, अदरवाइज 0 दे दो,
राइट. तो ये एक फ्लैग क्रिएट हुआ and I can use that flag in this filtrations in order to filter directly only higher category. So kind of a flag मैं create कर सकता हूँ using calculated columns. Okay. Or then there are also use cases like conditional formatting and all these things. We also going to see those things when we started the reporting. Actually जब report बनाएंगे हम then we will see the options कि कैसे conditional formatting है, कैसे ये filters हम use करते हैं, visual level filter, page level filter कैसे हम apply करते हैं, we will going to see. But यहाँ पे point क्या है कि calculated columns कब create करना है, measures कब create करना है. All the complex calculation, all the logics you are preferring to create a measures. And when calculated columns you created, if those columns you wanted to use in your analysis, आप visualizations में उनको use करना चाहते हैं for graphical representation, कोई भी ग्राफ बनाना चाहते हो, because we know कि x and y axis में हम अगर कॉलम चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो we will put attributes, x axis में हमें एट्रीब्यूट पुट करना पड़ेगा, then and then only वो ग्राफ क्रिएट होगा. Correct. So that's why we needed a calculated column in that case. Yes, Priya, बोलो. सर एक्चुअली मुझे पूछना था, अगर हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया तो उस कैलकुलेटेड कॉलम को यूज करके, सेम उसी डेटा को यूज करके जो कैलकुलेटेड कॉलम में है उसको यूज करके हम क्या मेजर भी बना सकते हैं? यस, हमने yesterday वही किया ना, हमने रेवेन्यू का एक कैलकुलेटेड कॉलम ही बनाया ना, and then we ओके. used when we created the new measure using that calculated column. See, calculated column हम उसको नाम क्यों दे रहे हैं calculated column, because we using some expressions to create those column. It is a column only. वो टेबल में ऐड होने वाला है एंड यू कैन एबल टू सी दिस डेटा इनसाइड दैट कॉलम. सो वो नॉर्मल कॉलम जैसा ही है, बट बस फर्क ये है कि वो पहले उस टेबल में प्रेजेंट नहीं था. यू अप्लाई सम फंक्शन, सम एक्सप्रेशंस टू क्रिएट दैट कॉलम. दैट्स इट. आप उसको ओके. यूज कर एंड सकते वन हो. मोर क्वेश्चन था, ये जो इटरेटर्स है, सो लाइक वो एवरी रो के लिए वैल्यूज नहीं देते, वो कंबाइन करके पूरा एक वैल्यू लेके आते कॉलम का, राइट? Yes, because it stored the value in the memory. Yes, करेक्ट बोला आपने, जैसे आपने अंडरस्टैंड किया दैट इज करेक्ट ओनली. वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वैल्यूज को उसकी मेमोरी में, एंड देन एंड ऑफ द टेबल सारे रोज जब खत्म हो जाएंगे, जिस पर्टिकुलर एग्रीगेशंस में या जिस पर्टिकुलर इटरेटर फंक्शन में, सम में, मिक्स, मिन में, मैक्स में आपने उसको रैप किया हुआ है, वो उसका फंक्शंस अप्लाई करेगा, वो एग्रीगेटेड फंक्शंस अलाउ करेगा. जैसे हमने इस केस में सम एक्स यूज किया था, तो उसने क्या किया, एक्सप्रेशंस को मेमोरी में रखा, एंड देन एंड ऑफ द टेबल सब जब सारे रोज खत्म हो गए इटरेट होने के बाद, उसने सम कर दिया उस पर्टिकुलर रिजल्ट को. यस. ओके सर, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चंस टू एनीवन? ओके. सो अगेन कम टू द पॉइंट, जब इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड कॉलम्स एंड मेजर्स, तो आप बता सकते हो डिफरेंस क्या है उसमें. करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंटरव्यूअर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स. हमने सम फंक्शन भी देखा, एंड वी आल्सो सी द इटरेटर फंक्शन सम एक्स. सो हाउ यू कैन गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चंस. आप क्या बोलोगे कि सम फंक्शन इज अ एग्रीगेटेड फंक्शंस, राइट. We use some function to aggregate a column wise. Correct. If your table having a numeric column and you wanted to perform some aggregated operations, then in that case you use some function. आप वहाँ पे फिर एग्जांपल दे सकते हो कि लेट्स से in a table I am having a order quantity column and I wanted to calculate a total quantity. So I can use sum function. So sum function का syntax आपको बताना पड़ेगा. Sum function is equal to, या let's say total order quantity is equal to sum of, आप कोई भी एक टेबल का नाम अपने माइंड में रख सकते हो. लेट्स से कि सेल्स फैक्ट, जैसे ये सेम टेबल सेल्स फैक्ट टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम. ओके. सो आपने सिंटैक्स बता दिया, डेफिनेशन बता दी, सम का इशू क्लियर. देन सम एक्स, तो सम एक्स क्या है, सम एक्स इटरेटर फंक्शन. ओके. सम एक्स इज अ इटरेटर फंक्शन. ओके. सम एक्स का सिंटैक्स क्या है, सम एक्स का सिंटैक्स है
आपको टेबल का नाम पास करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू पास एक्सप्रेशन. Again, expression is nothing but any calculations you want to perform in the table. Example, let's say I am having a order quantity column and product price column in my table, and I wanted to calculate total sale. Then I want to multiply total price, yeah, whatever product price to the order quantity in order to calculate the total sale. So I can use iterator function in that case. So the syntax will be the total sale is equal to sum x inside the square bracket, sales fact table name, comma, product price multiplied by order quantity. This is my expression. So it gives me total sale. What iterator functions actually do? Whatever expression I am passing in the my formulae, yeah, whatever expressions I am passing over here, it iterate that expressions to each and every row, whatever table I am specifying in the expressions. मैंने sales fact table वहाँ पे specify किया है, मैंने iterator whatever मैंने expression क्या दिया है, order quantity multiply by product price. तो सेल्स फैक्ट टेबल में हर एक रो के लिए ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है वो दिस पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा एंड इटरेट करेगा रो वाइज टिल सारे रोज जब तक खत्म नहीं हो जाते उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर के. It keep that result in its memory and end of the table, end of the all the rows, it gives me sum of all the values. So in that way I'm getting a total revenue or total sales. That is what you can say in your answers. Okay, आंसर्स को आपको आप खुद बना सकते हो. आपने कंसेप्ट अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो आंसर आप आपके वे से बना के बोल सकते हो. ऐसे कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, टेक्निकल वे नहीं है कि आप उसको ऐसे ही बताओ करके. बट माई सजेशन इज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ईजी जाएगा. ओके, एंड इंटरव्यूअर को भी ये कंफर्म हो जाएगा कि कंसेप्ट यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस. अंडरस्टूड? सबको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट ऑन दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट? नहीं है? सबको समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज लेट्स से आई एम क्रिएटिंग दिस रेवेन्यू का मेजर क्रिएट किया मैंने, बट इट बिलोंग्स टू द सेल्स फैक्ट टेबल. ये वो अभी इसकी लोकेशन क्या है, सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर मैंने उसको रखा हुआ है. बट अगेन यस्टरडे जैसे हमने देखा कि मेजर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी टेबल के अंदर एसोसिएटेड नहीं होते. जैसे रेवेन्यू का ये जो मेजर है ये सेल्स फैक्ट टेबल में मैंने क्रिएट किया है, बट ये यस यहाँ पे स्टोर है. आई कैन मूव दिस टू द एनी अदर टेबल बट स्टिल इट गिव्स मी अ सेम रिजल्ट. जैसे मैं रेवेन्यू के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ एंड आई कैन से इंस्टेड ऑफ होम टेबल सेल्स फैक्ट आई कैन मूव टू द कैलेंडर डे. ओके, सो ये कैलेंडर डिम में मूव हो गया बट स्टिल इट की इसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आया. ओके, सो इन दैट वे ये जो सारे मेजर्स हैं ये मेजर्स को हम क्या करेंगे, एक अलग फोल्डर में स्टोर करके रखेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ हैंडी वन. जैसे कि क्या होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस में, जैसे मैं मल्टीपल मेजर्स बनाऊंगा, लेट्स से कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स मेजर्स जो मॉडल्स होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ मेजर्स होते हैं. ओके, सो इतने अगर मेजर्स हो मेरे पास मेरे मॉडल के अंदर, तो वो अगर किसी भी टेबल में कौन सा भी मेजर अगर रखा हुआ है तो कोई नया जो पर्सन है जो इस मॉडल पे काम कर रहा है तो उसको वो समझ में नहीं आएगा कि आपने जो कैलकुलेशंस कहाँ पे कौन सा रखा हुआ है. तो हमें कैसा उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपरली स्टोर करके रखना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर लेट्स से रेवेन्यू का, अगर मेरे पास रेवेन्यू के रिलेटेड लेट्स से और 10-15 मेजर्स है, so I can create a one folder, naming that folder revenue measures and keeping my all the measures inside that folder. So जब भी कोई न्यू पर्सन मेरा रिपोर्ट देखेगा, उसको एनालाइज करना है, वांट टू चेंज एनीथिंग और वांट टू ऐड एनीथिंग, तो उसको वो मेजर्स जल्दी मिलेंगे, जल्दी फाइंड आउट होंगे. अंडरस्टूड? तो कैसे बनाएंगे वो? लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन टेबल ओवर हियर. वी हैव दिस ऑप्शंस इंटर डेटा. इंटर डेटा ऑप्शन किस लिए है? जैसे हमने अभी गेट डेटा को यूज करके
सोर्स को कनेक्ट करके टेबल को लोड किया. बट समटाइम लेट्स से यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन टेबल, आपको आपका एक खुद का टेबल क्रिएट करना है पावर बीआई के कॉलम्स एंड रोज के फॉर्मेट. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस इंटर डेटा. यहाँ पे देखो कॉलम 1 आया. सो आई कैन पुट एनी वैल्यूज एंड एनी कॉलम नेम ओवर हियर. सो मैं एक मैन्युअली क्रिएटेड कॉलम क्रिएट टेबल क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे. एनीथिंग आई कैन पुट ओवर हियर. सो सिंपली आई कैन से I just create a one calculator, one column in that table. I just want one column, and instead of table, इसका नाम मैं टेबल से देने से अच्छा मैं इसको बोलूँगा कि मेजर या कैलकुलेशंस, आप कुछ भी दे सकते हो. से कैलकुलेशंस and I'll directly load it. Okay, it loading this table. सो कैलकुलेशन का ये जो टेबल दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसको टेबल व्यू में ओपन करता हूँ तो यू कैन सी इसमें कॉलम 1 नाम का एक कॉलम है जो वहाँ पे जब वो टेबल क्रिएट हम कर रहे थे वहाँ पे प्रेजेंट है, वो यहाँ पे दिख रहा है. इट डजेंट होल्ड एनी डेटा. I don't want any data to put over here. I just created this table to store my measures. So simply afterwards I can say, I just go to this calendar table, and in the revenue, I can click on this revenue, and instead of storing it in a calendar team, I'll say, I'll store it in my calculations. So ये क्या होगा, ये move हो जाएगा calculations के अंदर. Then I don't require this column 1. I can simply select this column 1 and just remove it. Delete from. See, ये कैलकुलेशन का सिंबल देखो अभी कैसे बनाए. अदर जो टेबल्स है राइट, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, बट जिसमें अभी आपने मेजर्स स्टोर किया है उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है. ओके, सो इन दैट वे आई कैन स्टोर माई ऑल द मेजर्स इनसाइड दिस कैलकुलेशंस. सो जब भी मुझे कुछ फाइंड आउट करना है मेजर्स के रिगार्डिंग, सिंपली आई गो टू द डायरेक्टली दिस कैलकुलेशन टेबल इंस्टेड ऑफ सर्चिंग माई मेजर्स ओवर हियर इन द ऑल द टेबल्स. अंडरस्टूड, समझ में आया? दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. जब भी आपका ऐसे इंटरव्यू होता है कि समटाइम्स कंपनी गिव्स यू अ डेटा सेट और वो आपको चाहते हैं कि आप उस पर रिपोर्ट डेवलप करो एंड सेंड बैक टू द कंपनी, कि उसके ऊपर स्क्रीनिंग होता है फिर कि आपने रिपोर्ट कैसे डेवलप किया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है कि हाउ यू स्टोर योर मेजर्स. आपने सेपरेटली उसके लिए एक स्टोरेज बनाया है कि नहीं बनाया, या आपने सिंपली डायरेक्टली टेबल्स के अंदर ही मेजर्स को पुट किया हुआ है. कि ये क्या शो करता है कि आपका टूवर्ड्स द रिपोर्ट जो जनरेशन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, आप कितनी सेग्रीगेशंस की वे से या कितनी क्लीनली वे से आप रिपोर्ट बनाते हो. राइट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है बात. इसलिए हमें आदत ही लगवा देनी है कि जब भी हम मेजर्स वगैरह बनाए, वी विल पुट दोज मेजर्स इनटू अ सेपरेट टेबल, नॉट इन अ इंडिविजुअल टेबल्स. ओके, कैसे क्रिएट किया पता चला हमें. हमने क्या किया, इंटर डेटा का फंक्शन यूज किया. दिस वन, एक डमी टेबल पुट किया, इंसर्ट किया, टेबल को नाम दिया कैलकुलेशंस, एंड देन वी मूव टू द एनी आवर मेजर्स टू द दैट कैलकुलेशन टेबल्स. कैसे मूव किया, वी जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस मेजर एंड वी जस्ट select this home table as a calculations. Now onwards, I am directly clicking this calculation three dots and I am creating measures over here directly, not in a individual table. So मेरे सारे measures अभी इसी tables के अंदर create होंगे फिर. Clear है? Okay. Okay.
लेट्स क्रिएट अ टेबल। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमने पावर क्यूरी का यूज करके वी क्रिएट दिस कैलेंडर टेबल के अंदर, राइट, मल्टीपल कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे। ये है देखिए, क्योंकि मेरे टेबल में नहीं है वो कॉलम्स, बट हमने जब इनिशियली कैलेंडर टेबल लोड किया था, देन वी क्रिएट सम कैलकुलेटेड कॉलम ओवर हियर यूजिंग पावर क्यूरी। जैसे हमने ईयर का कॉलम क्रिएट किया था, राइट, मल्टीपल कॉलम्स वी क्रिएटेड ओवर हियर इन अ पावर क्यूरी एंड देन लोड दिस कैलेंडर टेबल इन योर मॉडल। रियल लाइफ में या रियल प्रोजेक्ट्स में डेट के जो टेबल्स होते हैं ना, वो टेबल्स जनरली अवेलेबल नहीं होते। यू क्रिएट दोज टेबल्स बाय योर सेल्फ, आइदर इन अ पावर क्यूरी और इन अ डैक्स। मेजरली 90% वो डैक्स में क्रिएट किए जाते हैं। ठीक ठीक है, ये डेट के जो टेबल्स रहेंगे, डेट्स के टेबल इन द सेंस कैलेंडर टेबल। why you require this calendar table? Because in Power BI we have some DAX functions called time intelligence। ठीक है, टाइम इंटेलिजेंस। टाइम इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? सम DAX you are using, some calculations you are creating in order to calculate result like from past। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर रेवेन्यू कैलकुलेट, मैंने ये रेवेन्यू का मेजर बनाया, इट गिव्स मी अ टोटल रेवेन्यू। बट लेट्स से मुझे ऐसा कंपैरिजन करना है कि आई वांट टू कंपेयर 2025, लेट्स से करंट इज 2025, मुझे करंटली 2025 के साइड में 2024 का भी रेवेन्यू का एक कॉलम चाहिए। आई वांट टू साइड बाय साइड कंपेयर रेवेन्यू फॉर द ईयर्स। सो आई वांट टू कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर लास्ट ईयर। जैसे दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू इज माय टोटल रेवेन्यू, आई वांट टू कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर लास्ट ईयर। जैसे 2025 का चल रहा है तो मुझे 24 का रेवेन्यू चाहिए, कितना था। तो काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, इधर वे, लेट्स से मैं कह सकता हूँ कि लास्ट मंथ का रेवेन्यू कितना था, लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू कितना था। सो ऑल दोज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस हमें करने के लिए कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए गए पावर बीआई में, उनको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस कहा जाता है। जैसे आपने सीक्वल में भी पढ़ा होगा, राइट, वी हैव डेट ऐड फंक्शन, करेक्ट, इन सीक्वल वी हैव डेट ऐड फंक्शन, राइट। या आप और कौन से फंक्शंस यूज किए आपने सीक्वल में टाइम इंटेलिजेंस के लिए रिगार्डिंग, जैसे आपको, जैसे डेट ऐड फंक्शन है, और कौन से, डेट्स बिटवीन भी कुछ है, राइट, टाइम स्टैम्प है ना। ओके, सो व्हाट एक्चुअली दोज फंक्शंस आर गिविंग यू, आपको वो क्या बोलते हैं कि पैरामीटर पास करो आप, जैसे कि डेट्स ऐड है, तो दिस कैन बी, आप आपका टेबल या डेट का कॉलम पास करो एंड आपको जो रेंज चाहिए, जैसे कि मुझे प्रीवियस मंथ का निकालना है, प्रीवियस ईयर का निकालना है, देन यू पास, लेट्स से आप पास करते हो -1, कॉमा देके आप पास करते हो लेट्स से ईयर, तो वो -1 ईयर पीछे चला जाएगा। अगर आपने -1 लिखा है एंड आपने पास किया मंथ, तो वो प्रीवियस मंथ चला जाएगा, एक मंथ बैक चला जाएगा। सो दैट्स व्हाट दिस फंक्शंस आर डूइंग, दोज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। सो मेरा मुद्दा क्या है कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस जो काम करते हैं पावर बीआई में, उनको काम करने के लिए प्रॉपरली आपके पास एक कैलेंडर टेबल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज यूर कैलेंडर टेबल, जैसे हमारे पास कैलेंडर होता है, राइट, उसमें क्या होता है कि उसमें सारे के सारे डेट्स जो होती है ना, वो सारी सिक्वेंशियली होती है, कोई भी डेट मिस नहीं होती है उसमें, राइट। नाउ अगर मेरे पास, तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि वी आल्सो हैव ऑल द डेट्स के जो कॉलम है, वो सेल्स पैक टेबल में भी मल्टीपल कॉलम्स है डेट्स के, सो व्हाई डोंट वी यूज दोज कॉलम फॉर द टाइम इंटेलिजेंस? but we can't use those columns for time intelligence because it having some duplication in the date, because those are the transaction table। यहाँ पे डेट्स का डुप्लीकेशन अवेलेबल है, प्लस सारी डेट्स सिक्वेंशियली नहीं है, सारी डेट्स अवेलेबल नहीं है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में मैंने सॉर्ट किया, सो इट्स मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14, अभी देखो यहाँ पे 15 भी है, 16 17, बट माइट बी समटाइम्स इट मिस सम वैल्यूज, right, some values are duplicating, so we can't use those columns for the time intelligence। time intelligence उस पर काम नहीं करेगा। so in order to work that time intelligence functions, आपका वो लॉजिक, वो कैलकुलेशंस प्रॉपरली वर्क होने के लिए आप क्या करते हो, एक डायमेंशन बनाते हो कैलेंडर टेबल का। अभी हमारे केस में, एडवेंचर वर्क्स के केस में,
आपको डायरेक्टली रेडिली ये कैलेंडर डिम प्रोवाइड किया गया था जिसमें एक कॉलम था डेट का. इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व दैट कॉलम, लेट्स से मैं गो टू द कैलेंडर डिम एंड यहाँ पे देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो नीचे क्या दिखता है मुझे कि कैलेंडर डिम के अंदर टोटल रोज है 912, डिस्टिंक्ट है 912. इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी रो है डुप्लीकेट नहीं है, ईच रो उसकी यूनिक वैल्यूज है. एंड 912 मतलब इसमें सारे के सारे रोज अवेलेबल है. इफ आई ड्रॉप डाउन इट कंटेन 2017 तक का डेटा है इसमें फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो आप इस कॉलम को यूज करके आपने पावर क्वेरी में मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट कैलेंडर टेबल, सेम कैलेंडर टेबल यूजिंग DAX फंक्शंस. ओके, सो वो कैसे क्रिएट करेंगे. हमारे पास DAX फंक्शन से कैलेंडर ऑटो एंड कैलेंडर, दो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल. फर्स्ट वन इज द कैलेंडर ऑटो, सेकंड वन इज द कैलेंडर. अभी इन दो फंक्शंस में फ़र्क क्या है. कैलेंडर जो अपना फंक्शन है उसमें आपको एक स्टार्ट एंड एंड रेंज देनी पड़ती है कि मेरा जो कैलेंडर है वो कब से स्टार्ट होगा कब ख़त्म होगा. जैसे मान लो कि मुझे एक साल का ही कैलेंडर चाहिए, तो उसमें मैं 1 जनवरी 2025 एंड 31 दिसंबर 2025 ऐसे दो डेट्स डाल दी मैंने. और कैलेंडर का जो फंक्शन है वो अगर यूज़ किया तो मुझे वो एक कॉलम क्रिएट करके देगा जो स्टार्ट करेगा 1 जनवरी 2025, एंड होगा 31 दिसंबर 2025. उस ईयर की सारी वैल्यूज वो मुझे एक कॉलम के फॉर्म में क्रिएट करके देगा. दिस इज व्हाट दिस कैलेंडर फंक्शन डू. उसमें आपको एक स्टार्ट एंड एंड डेट देनी पड़ती है. बट व्हाट कैलेंडर एटो फंक्शन इज डूइंग, वो क्या करता है, आपका जो मॉडल है उस मॉडल में जितनी भी डेट्स के कॉलम है उन सभी डेट्स के कॉलम को अपने आप एनालाइज करता है ऑटोमेटिकली. उसमें से वो एक मिनिमम डेट की वैल्यू एंड मैक्सिमम डेट की वैल्यू खुद निकालता है बेस्ड अपॉन यूर मॉडल. सारे आपके मॉडल में जितने भी डेट्स के कॉलम होंगे वो सबको खुद एनालाइज करेगा, एक मिनिमम एंड एक मैक्सिमम डेट निकाल के आपको डायरेक्टली एक कॉलम क्रिएट करके देगा. इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर अगर आपके कॉलम्स में या टेबल्स में, जैसे आप भी आपके टेबल्स में 2025 का डेटा, नेक्स्ट ईयर उसमें 2026 का डेटा आने वाला है. अगर आपने कैलेंडर फंक्शन यूज करके डायमेंशन बनाया हुआ है, डेट का टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपने स्टार्ट डेट डाल दी, लेट्स से 1965 का एक ईयर लिया आपने, वहाँ से आपने स्टार्टिंग लिया और 2025 का आपने एंड लिया हुआ है, तो आपकी कैलेंडर टेबल में 2025 तक का ही डेट रेंज होगी. इन केस ऑफ नेक्स्ट ईयर 2026, बिकॉज यू आर हार्ड कोडिंग द डेट्स ओवर देयर, वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी नहीं, राइट. तो 2026 का अगर डेटा भी आ गया आपके टेबल्स के अंदर, स्टिल आप उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे बिकॉज यूर कैलेंडर टेबल डजेंट हैव डेट्स फॉर द 2026. इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि वी ऑलवेज यूज कैलेंडर एटो. ओके, सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन. जैसे हमने कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया, मेजर क्रिएट किया, सेम वे वी कैन क्रिएट अ कैलकुलेटेड टेबल इन अ Power BI desktop. So we go to the modeling section. You see these options over here, right? New measure, quick measure, new column, new table. So we can say new table because we wanted to create a table. I click on this new table and I'll name this as a, let's say, calendar dim using DAX. ऐसा मैं इसको नाम दे रहा हूँ, करेक्ट. कैलेंडर यूजिंग डैक्स. शिफ्ट शिफ्ट प्लस एंटर दबा के मैं ऐसे इसमें रोज बढ़ा सकता हूँ एक्सप्रेशन में. ठीक है, शिफ्ट एंटर, क्योंकि नॉर्मली आप इंटर प्रेस करोगे तो ये डायरेक्टली लोड हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने डायरेक्टली इंटर प्रेस कर दिया तो ये क्या होगा, ये ऐसे कुछ एक वर्किंग ऑन इट आएगा और ये लोड हो जाएगा. तो शिफ्ट इंटर दबाना है आपको अगर आपको नेक्स्ट रो में आना है तो. ठीक है, मैं यहाँ पे कैलेंडर यूजिंग डैक्स में सिंपली फर्स्टली आई एम सेइंग ऐसे कैलेंडर मैंने टाइप किया कैलेंडर, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे. देखो सी कैलेंडर एटो इज देयर एंड कैलेंडर इज देयर.
two functions are there, calendar and calendar item. Let's say first understand calendar. जैसे मैंने बताया कि कैलेंडर के हमें अंदर हमें क्या देना पड़ता है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट देनी पड़ती है. जैसे मैं यहाँ पे अगर दूंगा, लेट्स से मैं अगेन आई एम यूजिंग डेट, दिस पर्टिकुलर डेट फंक्शंस व्हाट इट डूइंग, आप इसके अंदर ईयर मंथ डे इस वे में स्टोर कर सकते हो इन ऑर्डर टू गिव अ डेट. तो मैं डेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू गिव अ स्टार्ट डेट. तो कैलेंडर के अंदर मैंने डेट फंक्शन लिखा एंड उसमें मैं दे रहा हूँ लेट्स से 2025 इज माई ईयर, 1st January is my month and 1st of January is my day. So what it means 1st of January 2025. सेम वे एंड डेट के लिए अगेन आई एम यूजिंग डेट, इसमें ईयर मंथ डेट पास करना है मुझे. आई एम पासिंग 2025, 2025 मंथ रहेगा हमारा मेरा दिसंबर, मतलब 12 मंथ, एंड डे रहेगा मेरा 31st. इफ आई हिट इंटर, now you can see calendar using dax यहाँ पे क्रिएट हुआ and you can see this table over here, calendar using dax. जैसे नॉर्मल टेबल दिखता है हमें वैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट होगा. अगर इसकी डेट रेंज ऑब्जर्व किया आपने तो ये देखो 1st of 2025 से चालू है और ये खत्म कहाँ पे हो रही है, 31st of December 2025. वंस यू हैव अ डेट कॉलम देन उसको यूज करके फिर आप बाकी के कॉलम बना सकते हो. बट इसके लिए आप पावर क्यूरी यूज कर सकते हो क्या, इसका लेट से मैंने फॉर्मेट चेंज करना है, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे देखो फॉर्मेट है. अभी टाइम स्टैम्प के साथ है, मुझे टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग फॉर्मेट में चाहिए. सो आई कैन चूज द फॉर्मेट ओवर हियर. मुझे लेट से शॉर्ट डेट चाहिए, आई डोंट वांट अ टाइम एंड आई जस्ट वांटेड अ शॉर्ट डेट. तो डेट का कॉलम मेरे पास है, मेरे पास अभी टेबल है ऑन डेट का कॉलम है. तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा ना कि इंस्टेड ऑफ, अगर मेरे पास ये डेट का कॉलम है, मेरे पास टेबल है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन ओवर हियर वाई कांट वी यूज डायरेक्टली पावर क्यूरी. यहाँ से पावर क्यूरी में जाते हैं, कॉलम्स को ऐड करते हैं, लोड करते हैं, वो तो जल्दी हो जाएगा 5 मिनट में. लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ पावर क्यूरी में. यहाँ पे वो टेबल दिख रहा है, कैलेंडर यूजिंग डेक्स, राइट. वी डोंट हैव अ टेबल ओवर हियर. सो वट एवर आप कैलकुलेटेड कॉलम्स यूजिंग डैक्स, कैलकुलेटेड टेबल्स, जो भी आप पावर बी डेस्कटॉप में क्रिएट करते हो यूजिंग डैक्स, वो पावर क्यूरी में दिखता नहीं है. वो इसका और पावर क्यूरी का कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ पावर बी डेस्कटॉप में, पावर क्यूरी में वो नहीं दिखेगा. सो अगर कोई कैलकुलेशंस आपने डैक्स को यूज़ करके बनाए हुए हैं तो आपको उसको डैक्स से ही हैंडल करना पड़ेगा पावर बी डेस्कटॉप में. जैसे कैलेंडर टेबल आप डैक्स से बना रहे हो तो उसको आप आधा डैक्स में बनाया और आधा पावर क्यूरी में बनाया, ऐसे नहीं होगा. एक तो पूरा पावर क्यूरी में बनाओ या पूरा डैक्स में बनाओ. लेकिन डैक्स से बनाए हुए कैलकुलेटेड कॉलम्स या टेबल्स आपको पावर क्यूरी में शो नहीं होंगे. सो आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं कर पाओगे यहाँ. तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन किस पे करने पड़ेंगे, कैलेंडर के टेबल के ऊपर डैक्स को यूज़ करके इधर ही करने पड़ेंगे पावर बी डेस्कटॉप के अंदर ही, यूजिंग मल्टीपल फंक्शंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि देन व्हाट इज द रोल ऑफ पावर क्यूरी. अगर हमें पावर बी डेस्कटॉप में डैक्स यूज ही करना है तो पावर क्यूरी क्यों नहीं यूज कर सकते, राइट. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, देर इज अ टाइप ऑफ मोड्स, अलग अलग मोड्स होते हैं डेटा को कनेक्ट करने के लिए. जैसे एक मोड होता है इंपोर्ट मोड, दूसरा होता है लेट्स से डायरेक्ट मोड या लाइव क्यूरी. इंपोर्ट मोड में क्या होता है, जब आप डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हो, जैसे इस केस में, हमारे केस में हमने क्या किया, हमारा जो डेटा था वो एक फोल्डर में स्टोर था, CSV फाइल्स थी. हमने क्या किया, गेट डेटा पे क्लिक किया, टेक्स्ट CSV कनेक्टर चूज किया, उस पर्टिकुलर फोल्डर तक गए, हम उस फाइल को सेलेक्ट किया और उसको क्या किया, हमने लोड किया. अभी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास वॉट एवर डेटा वी हैविंग इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर, उस एक्सेल में जो डेटा है उसकी एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हुई ना. मतलब डेटा उधर भी है सोर्स में और डेटा आपकी फाइल में भी है. आप यहाँ पे भी डेटा को देख पा रहे हो ना. आप यहाँ पे
सेल्स फैक्ट टेबल को या प्रोडक्ट डायमेंशन को, टेबल को यहाँ पे देख पा रहे हो। अंडरस्टूड हो रहा है? तो इसका मतलब डेटा की एक कॉपी आपने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, आपने डेटा को लोड किया है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक डेटा की कॉपी क्रिएट की हुई है। तो इसका मतलब आप इंपोर्ट मोड में हो, इसको कहा जाता है इंपोर्ट मोड। जब आप डेटा की कॉपी क्रिएट करते हो एंड यू परफॉर्म योर ऑपरेशंस ऑन दैट कॉपी, तो उस सिनारियो को हम कहेंगे यू आर यूजिंग इंपोर्ट मोड। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है, इफ आई एम कनेक्टिंग सम सोर्सेस विद डायरेक्ट मोड, देन उस केस में ये जो टेबल व्यू है ना, ये टेबल व्यू मुझे दिखेगा नहीं यहाँ पे। अगर मैं पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन करूँ, उस रिपोर्ट को ओपन करूँ, तो मुझे सिर्फ दिखेगा रिपोर्ट व्यू एंड दिस मॉडल व्यू, ये टेबल व्यू दिखेगा नहीं। बिकॉज इन डायरेक्ट क्यूरी, डायरेक्ट मोड, आप सिर्फ मेटा डेटा को कनेक्ट करते हो। मेटा डेटा को मतलब आप सिर्फ इस ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, डेटा टाइप एट्रीब्यूट्स, बस उसके साथ ही आप कनेक्शंस बिल्ड करते हो, एक्चुअल डेटा के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं होता। तो जब भी आप डायरेक्ट क्यूरी से कनेक्ट होते हैं, आपका जो कैलकुलेशन है, लेट्स से आपका कैलकुलेशन है रेवेन्यू का, तो जब वो मेजर, ये पर्टिकुलर मेजर यहाँ पे इस विजुअल में आप लोड करोगे, तो क्या होगा, ये पावर बीआई जो है, ये पावर बीआई यहाँ से क्यूरी फायर करेगा सोर्स को कि मुझे ये कैलकुलेशन करना है, उसके लिए डेटा चाहिए। तो आपने जो लॉजिक लिखा है ना इसके अंदर, रेवेन्यू का लॉजिक, ये वट एवर प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर क्वांटिटी, ये कहाँ पे जाएगा, ये पावर बीआई लेके जाएगा सोर्स में, वहाँ पे ये कैलकुलेशन करेगा और वहाँ से फिर रिजल्ट लेके आपको इस विजुअल में शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट क्यूरी के अंदर आप पावर क्यूरी नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपको ये टेबल का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। इवन इफ़ यू इफ़ ये टेबल दिखेंगे नहीं तो आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाओगे कैसे? आप पावर क्यूरी का ऑप्शंस यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम पे, पावर क्यूरी में आपको टेबल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें डैक्स को अंडरस्टैंड करना, डैक्स को लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलवेज आप पावर क्यूरी यूज़ नहीं कर सकते, आपको डैक्स भी यूज़ करना पड़ता है बहुत बार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कैलकुलेशंस जो है एनालिसिस के लिए, वो आप डैक्स से ही बनाते हो, पावर क्यूरी से नहीं बनाते। इसलिए ये रेवेन्यू का मेजर जो हमने बनाया, हमने इटरेटर फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया, एग्रीगेटेड फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया, अभी हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज हमें जब कैलकुलेशंस करना पड़े तो हम वो इजीली कर पाए, बिकॉज ये करना ही पड़ता है, पावर बीआई में आपको डैक्स यूज़ करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पावर बीआई और डैक्स एक ही साथ आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि विदाउट डैक्स आप सस्टेन कर पाओगे पावर बीआई, आपको डैक्स आना ही चाहिए, जितना हो सके उतनी लेवल, इंटरमीडिएट, बेसिक, बट आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए डैक्स। हर सभी का इनिशियल लेवल में डैक्स पे पकड़ नहीं होता है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा आपको। जैसे आज अभी पावर बीआई यूज़ करके आपको कितना टाइम हुआ, 15 दिन, 10 दिन हो रहे, राइट? तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, महीना, 6 महीने, साल, 1 साल, 2 साल, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें फैमिलियर लगने लगेगी। फिर आप, मतलब से ये जैसे टेबल जो है वो सिंगल कोट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड अगेन टेबल का नाम एंड कॉलम का नाम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको फैमिलियर दिखेंगी, फिर इसमें कोई नया नहीं दिखेगा। अलग अलग फंक्शन आप तब गॉन थ्रू, तब तक बड़े बहुत सारे फंक्शंस जो है वो आप देख चुके होंगे, एक्चुअल यूज केस क्या है वो देख चुके होंगे, तो मतलब वो फैमिलियर होता जाएगा धीरे धीरे, बट उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, सो वेर वी आर यूजिंग कैलेंडर or creating a calendar table using calendar function. So firstly we use calendar. In that calendar functions we need to pass start date and end date. That gives me what it gives me, it gives me a column, date column का दे रहा है मुझे, correct? And the second function is calendar atto. Let's say I am using calendar atto, so instead of calendar I am simply saying calendar atto. I am just closing this bracket, मैं उसमें कुछ भी पास नहीं कर रहा। यू सी यहाँ पे उसने मुझे एक डेट का कॉलम दिया विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1910। अब ये 1910 से ही क्यों स्टार्ट हुआ,
उसका एक रीज़न है, वी हैव दिस कस्टमर टेबल, इसमें देखो इसका बर्थ डेट का कॉलम जो है ना, इफ़ आई सॉर्टेड बाय असेंडिंग, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1910 से। इसका एक मतलब इस कॉलम में एक मिनिमम वैल्यू उसको मिला कि 1910 में एक मिनिमम वैल्यू है, तो दैट्स वाई यूर कैलेंडर टेबल स्टार्ट विथ 1st of January 1910। अंडरस्टूड? एंड मैक्सिमम क्या रहेगा उसमें 2018 रहेगा, बिकॉज यूर ऑर्डर डेट कंटेन 2018। सो दिस इज द बेनिफिट फॉर दिस कैलेंडर टेबल, आपके पास सारी डेट्स अवेलेबल होंगी। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स से आई एम हैविंग दिस डेट कॉलम एंड आई वांट टू क्रिएट columns. Let's say मुझे ईयर का कॉलम क्रिएट करना है, सो अगेन आई कैन से न्यू कॉलम इन दिस टेबल एंड सिंपली से लेट्स से ईयर। What if multiple dates column? व्हाट का? सॉरी, क्वेश्चन What कैन if यू रिपीट? multiple dates column? मल्टीपल डेट्स कॉलम, Multiple dates column. Yeah. but why there is a multiple dates column? You are creating a dimension ना। मल्टीपल डेट्स कॉलम कहाँ पे होंगे? आपके ट्रांजैक्शन टेबल्स में होंगे। जैसे सेल्स फैक्ट टेबल है मेरा, तो उसमें मल्टीपल डेट्स के कॉलम हो सकते हैं, ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट। आप ये डायमेंशन क्रिएट कर रहे हो इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कॉलम। आप ये कैलेंडर डायमेंशन बना रहे हो ताकि आप डेट के कॉलम को कनेक्ट कर सको ऑर्डर डेट से, डेट के कॉलम को कनेक्ट कर सको स्टॉक डेट से, या इन्हीं अदर ट्रांजैक्शन टेबल्स के जिसको आपको एनालाइज करना है उसके साथ आप इस डेट के कॉलम को क्रिएट करोगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? हेलो, किसने पूछा था क्वेश्चन? उनको समझ में आया? मतलब क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका या नहीं How? हुआ? Yes. Okay, so let's say we wanted to create a year ka column, so I'll simply say year is my column name and I'm using year function। इसमें मैं पास करूंगा, अगेन यू सी दिस, इट रिटर्न्स द ईयर। मुझे डेट का कॉलम पास करना पड़ेगा इधर। सिंपली आई एम से कैलेंडर यूजिंग, जो मेरा कैलेंडर है, कैलेंडर यूजिंग डैक्स, इसका डेट का कॉलम, सिंपली से एंटर, so it gives me a year। Now let's say I wanted to calculate a month number, then again I'll say new column। month number के लिए we have function month। okay, so let's say I'm having month number equal to, I'm having month function, what it returns, return a number from 1 to 12। again it needs to be pass a date column, so I'm passing calendar using dates का date का column, it give you month number। now let's say I wanted a month का नाम चाहिए मुझे, right? month का नाम चाहिए, so I'm having one function called format। okay, format function से whatever we got this month number, we also able to get that same result। कैसे रहेगा? let's say I'm saying new column, I'm over here, I'm say month name equal to, I'll say format। यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने हैं मुझे, वैल्यू एंड फॉर्मेट। सो वैल्यू इज माय कैलेंडर यूजिंग डेट्स का डेट का कॉलम, दिस इज माय वैल्यू, एंड मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए? सो इन डबल इन्वर्टेड कॉमा इन डैक्स, वट एवर स्ट्रिंग फंक्शंस यू पासिंग, स्ट्रिंग यू वांटेड टू पास, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास करते हो, राइट? सीक्वल में आई थिंक वो सिंगल कोटेड है, राइट? तो यहाँ पे वो डबल कोटेड में आप पास करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ फॉर्मेट मेरा, जो डेट का फॉर्मेट पता है ना आपको, वाई 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 एम 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 4 times एम एन डी डी, राइट? दैट इज द फॉर्मेट फॉर डेट। सो मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मंथ का फुल नेम चाहिए, सो सिंपली आई एम पासिंग एम 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 4 times एम एंड आई विल से इंटर। यू सी मेरे पास मंथ का फुल नेम है। अगर मैं यहाँ से एक एम को निकाल दे रहा हूँ, 3 ही एम रख रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? शॉर्ट नेम देगा मुझे। अगर मैं और एक एम निकाल दूँ तो क्या देगा वैल्यू?
010203 देगा, और एक m निकाल दूँ, एक ही m रखूँ मैं, तो सेम देगा 1234, राइट. सो दैट्स वाई यू यूज दिस फॉर्मेट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर नीड. बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो मंथ फंक्शन से आपको मंथ नंबर मिला था, दिस इज अ होल नंबर, बट वट एवर यू यूज फॉर्मेट फंक्शंस वो आपको टेक्स्ट देगा. देन आपको अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कि मुझे मंथ नेम जो है या मंथ नंबर का कॉलम अगर आपने फॉर्मेट से कैलकुलेट किया हुआ है तो आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा इसका. ठीक है, हमारे केस में हमें मंथ का फुल नेम ही चाहिए, सो आई जस्ट पासिंग अगेन दिस month name full. Okay, let's say now we wanted to calculate quarter. Okay, again quarters with this q-1 वो extension के साथ, right. So पहले हम quarter का नंबर निकाल लेते हैं. let's say I'm saying quarter number, is equal to, let's say again we have a function called quarter and calendar using dax का date का column. Please say enter, it gives me a quarter number. Now we wanted a quarter name should be like a q-1, q-2, like this. So again a new column I wanted to use. In that time we can use a concatenation. Okay, so I'll say quarter name is equal to, this time I'm saying concatenations we do using ampersand, जो हमारे पास एंड होता है ना, वो जिसको ampersand बोलते हैं. सो लेट्स से मैं यहाँ पे बोलूँगा q, this is my string and I wanted to concatenate this with my this quarter number. So I'm saying q ampersand, इसके बीच में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आइफन, अगेन ampersand, and I'm saying quarter number, calendar using dax का quarter number का column. If I enter it, you see यहाँ पे क्या मिलेगा, q1 q2 q3 मिलेगा. ओके, जब कॉन्केनेटेशन करना है वी यूज दिस ampersand in dax. ठीक है, क्वार्टर नेम निकाल लिया. देन वी कैन यूज, और क्या निकाल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, वी कैन क्रिएट कॉलम लाइक मंथ एंड ईयर, जैसे Jan 2024, Jan 2024. ठीक है, सो मंथ नेम विल बी, हम उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें ये मंथ नेम यूज़ करना पड़ेगा एंड ईयर यूज़ करना पड़ेगा विद द कॉन्केनेटेशन. ओके, अगेन वन मोर थिंग, कि जब भी आप कैलेंडर टेबल्स में ऐसे टेबल्स बनाते हो, जैसे ये मंथ नेम का जो कॉलम है ये एक टेक्स्ट कॉलम है, राइट. अगर आपने इसको आपकी रिपोर्ट्स में यूज़ किया देन इट विल बी नॉट इन अ दिस मंथ नंबर वाइज मैनर. लेट्स से जनवरी को वो वन कंसिडर नहीं करेगा, वो इसको सॉर्ट कैसे करेगा, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा, मतलब ए से स्टार्ट होने, अप्रैल को वो फर्स्ट रखेगा एंड देन सो ऑन. बट एक्चुअली रियल केस में जनवरी इज़ द फर्स्ट. सो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मंथ नेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा. मंथ नंबर का जो कॉलम है आपका वो एक होल नंबर है, तो आप बोलोगे कि सॉर्ट बाय कॉलम, इसको क्लिक करके इंस्टेड ऑफ मंथ नेम यू चूज मंथ नंबर, मतलब इस मंथ नेम को सॉर्ट करो इस मंथ नंबर के बेसिस पे. जब आप सॉर्ट करोगे तो ये जनवरी को क्या कंसिडर करेगा, 1, एंड दिसंबर को 12. ठीक है, ये आपको रिपोर्ट्स में जब आप यूज़ करते हो वैल्यूज, तब आपको ये ऐसा एक ट्रिक करना पड़ता है, मतलब सॉर्टिंग करना पड़ता है कॉलम्स का. We also going to see this again in reporting time, but this is what you do in month name. ठीक है, सेम वे यू कैन क्रिएट, जैसे आप फॉर्मेट फंक्शन है उसको यूज़ करके एक मंथ का शॉर्ट टर्म निकाल सकते हो, जैन फेब एंड ऑल दिस थिंग, एंड देन उसको कॉन्कनेक्ट कर सकते हो ईयर के साथ. अगेन उस पर्टिकुलर चीज़ को सॉर्टिंग करने के लिए आपको अगेन एक दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा, मंथ ईयर सॉर्टिंग नाम का.
जिसमें वो वैल्यू प्रोवाइड करे, जैसे 1910 इज माई ईयर एंड उसके आगे मैं ऐड कर दूंगा 01 इज माई मंथ नेम, मंथ नंबर। 1910 01 मतलब जनवरी। वैसे 1910 12 मतलब क्या, 1910 का दिसंबर मंथ। तो वो क्या रहेगा, वो एक नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा हर एक सेल के लिए। तो मैं फिर उस नंबर को उसको क्या करूँगा, सॉर्ट कर दूंगा मंथ नेम का, जो मंथ नेम ईयर का जो मेरा कॉलम होगा उसका। इन ऑर्डर टू जब मैं उन कॉलम्स को यूज़ करूँ रिपोर्टिंग में, तो मेरा जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ कैसे दिखना चाहिए, एक प्रॉपर वे में दिखना चाहिए। जनवरी पहले, फरवरी पहले, मार्च अप्रैल, ऐसे सीक्वेंस वाइज दिखना चाहिए, राइट। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है जब आप रिपोर्टिंग शो करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आई है? ओके, विल स्टॉप टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो। ले सकते हैं क्या ऑनलाइन स्टूडेंट, कल ले सकते हैं क्या 10 बजे? Yes. ओके, I'll confirm with इवनिंग में मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है? प्लान भी मुझे कुछ है इवेंट। 9 बजे भी चल जाएगा। इवनिंग 2 आफ्टरनून को वगैरह चलेगा? चले भी चलेगा, मैं टाइमिंग मॉर्निंग ग्रुप पे में भी डालता हूँ, चलेगा। लेट्स सी। जस्ट अ मिनट, मुझे अटेंडेंस लेने दो, अदरवाइज फाइन, देखते हैं अटेंडेंस का। बट डैक्स समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा टिपिकल है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट